जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 63 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदिहा शाह। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 63 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदिहा शाह। यहाँ दरिंदे हैं वो मुझे नोच खाते, क्यों तुम मुझे छोड़कर गए थे यहाँ। इससे पहले बुरहान अपनी बात मुकम्मल करता आया रोती तकलीफ से बोली। क्यों बुरहान, कितने ही आंसू गिरे थे। बुरहान को लगा था जैसे उसका दिल तकलीफ में हो। 8 साल पहले की तरह यहाँ अकेला छोड़ दिया मुझे। मैं मर जाती बुरहान शाह, मैं मर जाती। तुम्हें अंदाज़ा है मुझे कितना खौफ आता है इस घर से। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। आया जो आंसू से मुकाबल का दिल जख्मी करते इसको उलझा रही थी, अब के उसका गिरबान पकड़े वो इसको जड़ से खुद के करीब कर गई। 8 साल पहले की तरह तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। मैं कभी नहीं भूलूंगी। आयत दर से चीखी थी जबकि रोने में तेजी सी आई थी। वो अचानक से खामोश हुई थी। बुरहान को कुछ समझ ना आया था। आयत आई एम सॉरी। बुरहान इसको खुद के सीने से लगे देख बेचैन हुआ था, जबकि इसको बेहोश देख उसकी जान पर बनी। आयत बुरहान ने उसका चेहरा थपथपाते परेशान हुआ। तभी मुकाबले ने आराम से इसको बेड पर ठीक करते डाला था, कंबल ऊपर ओढ़े उसके हाथों को अपने हाथ में कैद करते माथे पर लब रखे। आई एम सॉरी आयत, सारी मेरी गलती है। मुझे तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। बुरहान का दिल कुछ भी बुरा सोचने से डरा था। वो कुछ भी बुरा सोचना नहीं चाहता था कि अगर वो अभी यहाँ ना आया होता तो क्या होता। मगर रूम में कौन आया था। बुरहान आयत के घने रेशमी बालों को उसके चेहरे से हटाते उठा था। जमाल शाह नहीं, अगर वो होता तो खौफ के असरात इसके चेहरे पर थोड़े भी ज़ाहिर तो ज़रूर होते। जो भी कोई था मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मेरे रूम में आकर मुझसे दुश्मनी मोल ली है। बुरहान गुस्से को कंट्रोल करते गोया। आयत धूप की किरण से पड़ते ही नींद से बेदार हुई थी। वो हल्का सा मुनमुनाते आंखों को धीरे से खोलना शुरू हुई। वो आराम से बालकनी की विंडो से आती धूप को देख उठ बैठी थी, जबकि खुद को देख इसको आहिस्ता आहिस्ता रात का मंजर याद आया था। जैसे ही याद आया रूम में कोई आया था, चेहरे पर खौफ असरात लहराए। रात कौन आया होगा। आयत के दिल में सवाल उठा था। ज़रूर फैसल शाह होगा। वो घटिया इंसान कभी भी अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। इंसान आयत को अपने अल्फाज पर जैसे गुस्सा आया था। जानवर है वो, पूरा का पूरा जानवर। आयत का चेहरा लाल हुआ था। वो चीख कर बताना चाहती थी सबको। आयत बैठते उठते वॉशरूम की तरफ गई ताकि फ्रेश हो सके। आज इसकी फजर की नमाज कज़ा हो चुकी थी। किसी को शक तो नहीं हुआ। बुरहान ने अब के पूछते हाशिम को देखा था। नहीं सर, सब सो रहे थे रात। हाशिम रात से बोलते बुरहान को आगाह कर गया। ठीक है, जल्दी से बाकी का काम भी पूरा करो। बुरहान तो रोक बोलते अपने रूम में दाखिल हुआ था। बेड को खाली देख नजरों को बंद वॉशरूम के डोर की तरफ कर गया। सर आप सिर्फ आपका रूम रहता है। हाशिम भी बुरहान के पीछे दाखिल हुआ तो बुरहान पलटा। अभी वेट करो। बुरहान ने जाने का जैसे हुक्म दिया था वो फट से गया। बुरहान जो चलते अपनी वॉच उतार रखने के लिए बेड के साइड टेबल के पास आया था। मुलाजमा को गुलदान के टुकड़े उठाते देख चुका, जबकि वॉच को रखने की बजाय वापस पहन गया। ये क्या है। बुरहान फर्श पर नीला गहरा पानी देख तेजी से सवाल कर गया। साहब वो ये गुलदान टूटा है, इसमें से पानी फर्श पर गिरा। गुलदान में रंग वाला पानी। बुरहान हैरान हुआ था। और साहब जी, कल ही आयत बाजी ने इसमें रंग वाला पानी डाला था। मुलाजमा तेजी से जवाब पास कर गई। ठीक है तुम जाओ, बाकी की सफाई बाद में करना। बुरहान सोच में पड़ा था। मुलाजमा तेजी से टुकड़े लेते गई थी। गुलदान नीचे गिरा। जब गिरा तो पानी भी साथ ही गिरा। इसका मतलब जो भी कोई यहाँ था इसके कपड़ों पर पानी के छींटे पड़े होंगे। बुरहान ने दिमाग लगाते सोचा था। यस। बुरहान तेजी से रूम में से निकल गया था। बुरहान खादम को आवाज़ देते लॉन में ही टहलना शुरू हुआ। जल्दी से पता करो यहाँ पर काम करने वालों से कि लॉन्ड्री पर आज कोई कपड़े गए हैं। अगर गए हैं तो जाकर चेक करो खुद। एक एक कपड़े को किसी कपड़े पर नीले रंग का छोटा सा भी दाग मौजूद हो फ़ौरन से मेरे पास लाओ। बुरहान खादम को काम देते वापस घर में दाखिल हुआ था। सर आप एक बार फ़ोन पर चेक कर लें। हाशिम ने बुरहान को मशवरा दिया तो वो सर हिलाते ऊपर की तरफ गया, क्योंकि उसका फ़ोन वो रूम में ही छोड़ आया था। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ बुरहान की वजह से हो रहा है। ना ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनता और ना ही मुझे ऐसी जगह पर इन लोगों में आना पड़ता। आज जो वॉशरूम में गई थी तो फ्रेश होने के लिए थी, वैसे ही डरते वापस निकल आई थी। अभी वो बेड पर बैठे सोच रही थी अब बस मैं आगे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई फ़ैसला लेना होगा अपने लिए, क्योंकि मैं एक बार फिर कुछ बुरा देखना नहीं चाहती। क्योंकि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे ही वो अपने बालों को बांधते पीछे पलटी, सामने तेज चुमकी और जल्दी से बेड पर पड़े अपने दुपट्टे को अच्छे से अपने ऊपर लेने की कोशिश करने लगी। आयत रिलैक्स, मैं ही हूँ, कोई और नहीं जो तुम खुद को ऐसे मुझसे छुपा रही हो। बुरहान कहते अपनी वॉच को टेबल पर रखते आयत की तरफ गया, जिसको इग्नोर करते अपने दुपट्टे को हिजाब की तरह लेते बेहतर करने लगी। जैसे ही बुरहान करीब आया आयत 4 कदम डर कर दूर हुई, जबकि वो टेबल से अपना फ़ोन उठा रहा था। बुरहान आयत के हाथ से पीछे जाते देख छिटका। क्या हुआ आयत। बुरहान के माथे पर बल पड़े। क्योंकि कुछ नहीं, वो बहुत मुश्किल से यह पाई थी ये अल्फाज और जल्दी से अपनी पिन उठाने लगी, जिसको बुरहान ने इससे पहले ही उठा लिया। तभी आयत ने अपनी काली स्याह बड़ी आंखों को और बड़ा किया था। मतलब ये क्या बदतमीजी है। आयत इस वक्त रूम में तुम हो और मैं हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि अभी तुम हिजाब करो। बुरहान को आयत के घर वाला सीन याद आया था जब वो इकराम मामू के घर आयत के साथ रुका था। मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे अभी तुम मेरे आने से पहले। बुरहान जानता था जो कुछ रात हुआ आयत उसकी वजह से परेशान है। बुरहान उसको खुद से दूर जाते देख उसका खौफ भी अच्छे से समझ गया था, इसीलिए ऐसी बात की। बुरहान ने प्यार से भरे लहजे में कहते इसको प्यार भरी आंखों से देखा। बुरहान तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे कैसे मुझसे ये सब बोल सकते हो।
तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा ऐसे कहना अच्छा लगा है? आयत का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। वो इसको वैसे ही छोड़ बेड के साइड टेबल की तरफ बढ़ी, क्योंकि वहाँ लातदार पिन बॉक्स में पड़ी थी। आयत ने एक पिन निकाली थी। इससे पहले वो पिन लगाती बुरहान लंबे डग पड़ते इसके मुकाबले आया था। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की? मैंने कहा छोड़ो मुझे। आयत ने कहा जाने वाली नज़रों से बुरहान को देखते गुस्से भी चीखा, जबकि उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी उसका सर फाड़ दिए। क्या कहा तुमने? बुरहान आयत की बातें सुन और गुस्से में आ चुका था। बुरहान ने कहते ही आयत के दाएं हाथ को उसकी कमर के पीछे को मरोड़ते जोर से पकड़ते पीछे दीवार से लगाया, जबकि बाएं हाथ को दीवार पे लगाते इस पर भी अपने दूसरे हाथ से पकड़ मजबूत की। आयत की सांस रुकी थी, जबकि दिल जोर से धड़का था। आयत का दुपट्टा सर से फिसल जमीन पर गिरा था। उसके घने लंबे बाल जूड़े की कैद से रहा होते बिखरे थे। काबिल ने गौर से उसके सरापे को देखा था। क्या हो जाता है तुम्हें? क्यों मुझे इतनी अजियत देती हो? क्यों मेरा पल का सुकून भी छीनती हो? जानता हूँ जो कुछ रात हुआ वो ठीक नहीं था। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है कि कोई आया था। मैं पता कर लूँगा। बुरहान का गुस्सा आयत के शफाफ चेहरे को देख जैसे बैठ चुका था। वो गंभीर लहजे में बोलते खोया था। उसके चेहरे पर शरारती बालों की लड़ते देख मुकाबल ने धीरे से फूंक मारते इसको उठाया था। आयत का दिल जोर से धड़का था। वो आंखों को बंद किए अपने जज्बात छुपा गई। आयत किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बुरहान उसके सरापे को देख बैठना नहीं चाहता था। धीरे से बोलते उसके हाथों पर अपनी गिरफ्त ढीली की। मैं किसी से नहीं डरती, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। आयत नफरत अंगेज लहजे में बोली तो मुकाबल ने अपनी गिरफ्त सख्त की। इतना गुस्सा किस बात पर? मुझे भी कुछ बताओ। बुरहान को आयत की आंखों में इतना गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें बताने से क्या होगा? जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। मेरी वजह से। बुरहान को सदमा लगा था। आयत की बात सुन वो शौक होता उसके हाथ छोड़ गया। हाँ, तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी तकलीफ में हूँ। आज बातें कहते दुपट्टा उठाने के लिए झुकी। क्या किया मैंने? हाँ बताओ मुझे, कैसे मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता हूँ? इससे पहले वो अपना दुपट्टा उठाते और मुकाबल गुस्से में वापस आते जख्मी लहजे से बोलते इसको बाजू से जकड़ गया। सब कुछ तुमने ही तो किया है। जब से मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए हो मुझे मुसीबत में डाला हुआ है। मेरी तकलीफ दूर करना चाहते हो ना? आज की काली सियाह आंखें भीगी थी। छोड़ दो मुझे, खुदा का वास्ता है छोड़ दो मुझे। तलाक नहीं देना चाहते ना दो, मगर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम ऐसे ही मुझे छोड़ दो। नई शादी करो और अपना घर आबाद करो। आज रोते अपनी रहाई मांग रही थी या बुरहान की मौत, इसको कुछ समझना थी। बुरहान का दिल जैसे दर्द में जकड़ा था। वो नीली आंखों में आग की तरह इस पर गाड़े हुए था। इनफ आयत की बातें उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। छोड़ देने की बात इसको गवारा न थी। आयत ने भीगी पलकों को उठाया था और उसकी लाल आंखों में देखा जहाँ सिर्फ आग की चिंगारियाँ ही जल रही थी। अगर तुम्हारी तकलीफ मैं हूँ तो भूल जाओ कि तुम कभी मुझसे अलग हो सकती हो। शौक से ऐसी ज़िंदगी जियो, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझी? बुरहान जो उसके बालों से दबोचे हुए था सख्त लहजे से कहते दुख से बालों को खींचा तो आयत ने दर्द को बर्दाश्त करने के लिए आंखें बंद की। वो उसकी गालों से बहते आंसू देख गुस्से से इसको छोड़ते वहाँ से गया। आयत उसको जाते देख वैसे ही नीचे बैठी। जब भी ये मेरे करीब आता है मुझे डर क्यों नहीं लगता? आयत अपनी सुस्कियों की आवाज़ दबाते दिल में ही दिमाग की जंग से लड़ना शुरू हुई थी। यही तो चल रहा था उसके दिमाग में कि वो बुरहान के साथ में क्यों खुद को महफूज समझती है। जमाल तुम चाहते क्या हो? मुझे एक ही बार में बता दो। असलम शाह अपने बेटे को खामोश बैठे देख फड़कते बोले मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अब कि असलम शाह ने इसके हाथ से फ़ोन खींचा था। वो एकदम से उठते खड़ा हुआ था। पापा आज तो ऐसे मुझसे मेरा फ़ोन छीना है फिर कभी मत कीजिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमाल दो टोक बोलते अपना फ़ोन वापस लेते सोफे पर विराजमान हुआ। ठीक है समझ गया मैं, ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। जब तू छोटा था तो तेरी हर जिद को पूरा किया मैंने। क्या नहीं तुझे दिया? आज तू अपने बाप के सामने ऐसे ज़ुबान चलाएगा? तेरी माँ तुझे पैदा करते ही छोड़कर भाग गई थी। तेरे माँ बाप के प्यार में कमी ना हो इसलिए मैंने आगे शादी नहीं की ताकि अपने बेटे को पा सकूं। मैं गलत था। आज तूने मुझे साबित किया कि मैं एक अच्छा पापा आई एम सॉरी। इससे पहले असलम शाह जज्बाती बातें और करते। जमाल ने सॉरी बोलते बात खत्म की। वो सब कुछ तो जानता था अपने बारे में कि उसकी माँ इसको पैदा करते ही छोड़कर भाग गई थी। नफरत थी इसको माँ लफ्ज़ से भी। अगर इसको किसी की फिक्र थी तो सिर्फ अपने बाप की। ठीक है असलम शाह को उसका गले लगना सबको भुला गया था। अब बता मुझे क्या कल रात तू गया था बुरहान के रूम में? असलम शाह जो जानना चाहते थे एक बार फिर पूछा। मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं वहाँ नहीं गया था। अब तो यकीन आ गया ना? जमाल शाह धीरे से बोलते असलम शाह को खुश कर गया था। मेरा शेर बेटा, देखो बेटा भूल जाओ इस लड़की को, क्या रखा है इसमें। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। मेरी मान अपने लिए किसी अच्छी लड़की को पसंद कर ले। मैं तेरी सबसे बड़ी शादी करना चाहता हूँ। असलम शाह ने इसको सीधा रास्ता दिखाना चाहा। सोचूंगा। जमाल ने जान छुड़वाने के लिए तेजी से कहा। चल अच्छे से सोच ले, जब मन बन जाए मुझे बता देना। असलम शाह उसके कंधे पर दबाव देते गया तो वो वापस से सोफे पर बैठा। नहीं पापा, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की आएगी तो वो बस आयत खान है और कोई नहीं। जमाल अपनी सोच बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता था। साईं हाँ बोलो खादम। बुरहान जो अभी लैपटॉप खोले अमाद से ही उलझ रहा था फिर खादम को देखा जो सर झुकाए खड़ा था। अमाद लाहौर में ईमान के साथ था। बुरहान ने इसको सरहान के साथ काम करने का कहा था जो बुरहान पहले कर रहा था। अब वो अमाद लाहौर में देख रहा था। साईं आपने एक दिन पहले जो काम मुझे दिया था
वो पता चल गया है। अच्छा क्या न्यूज़ है? बुरहान ने लैपटॉप साइड पर रखा था। साईं आपने कहा था कि नीले दाग वाला कपड़ा आपको चाहिए, तो खबर ये है। लाओ। बुरहान जो सुनने के लिए मतवज्जा हुआ था, आपके खादम के पीछे देखा था, जहाँ से एक आदमी बैग लेते सामने पेश हुआ और एक वाइट कमीज सामने ज़मीन पर खोले रखी। बुरहान शौक हुआ था, इस पर काफ़ी नीला रंग लगा हुआ था। ये किसका है? वो एकदम स्पार्ट सा हुआ। साईं जिस दिन के ये कपड़े हैं, इस दिन इस कपड़े पर ये रंग लगा। ये सूट आपके घर वालों में से ही है। खादम ने अब के धीरे से बोलते एक बार फिर साथ वाले आदमी को इशारा किया और जल्दी से दूसरा कमीज निकालते वैसे ही रख गया। बुरहान चुका था। साईं ये दोनों कमीज एक ही कपड़े की हैं, एक असलम शाह की है तो एक फैसल शाह की। अब ये बताना मुश्किल है कि दाग वाली किसकी है। खादम ने आगाह करते मुश्किल भी बयान की। तो बुरहान, असलम शाह और फैसल शाह सुन ठिठका। ठीक है तुम जाओ। बुरहान सोच में पड़ा था, जब भी मैं कुछ पता करता हूँ तो हर चीज़ में असलम शाह और फैसल शाह नाम ही क्यों आता है। बुरहान वैसे लैपटॉप उठाते खुफिया रूम में दाखिल हुआ। वो मुसलसल उलझ रहा था, इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। बुरहान ने दीवार पर लगे एक और बोर्ड पर लिखना शुरू किया। 3 साल पहले आयत लाहौर गई, तब इसको किसी ने अगवा किया। जब पता किया तो नाम में फैसल शाह और असलम शाह आए, क्योंकि गाड़ी दोनों इस्तेमाल करते हैं। साहिवाल मुझे मारने के लिए गुंडे तैयार किए, इसमें असलम शाह का नाम आया। अब अगर मेरे रूम में किसी के घुसने की बात हुई तो इसमें भी दोनों के नाम आए। ये असलम शाह और फैसल शाह किसको ख़त्म करना चाहते हैं, मुझे या फिर अकराम मामू को? आय से क्या दुश्मनी हो सकती है? हर बार इन दोनों के नाम आना कुछ अच्छा नहीं है। बुरहान को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो पूरी तरह उलझ गया था। अब इनमें से बड़ा खिलाड़ी कौन सा हो सकता है, मुझे जल्द ही पता करना होगा। बुरहान सोच चुका था कि वो इनको ऐसे छोड़ेगा नहीं। बुरहान सोफे पर बैठा था और वीडियो प्ले किया था। वो जानता था कि अगर वो ये माजी की कहानी जान गया तो आज में होने वाली हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। माजी। जन्नत क्या हुआ तुझे? मैंने नोट किया है, जब से आई हूँ तू बहुत खामोश बैठी हुई है। शबाना, जिसको नाज बेगम ने ही बुलाया था कि जब से तुम गई हो जन्नत उदास हो गई है। अब के वापस हवेली आते ही वो जन्नत से पूछना शुरू हुई थी, मुझे क्या होना है? अच्छी खासी तो हूँ। जन्नत की नीली आंखें पानी से चमकी थी, जबकि वो जल्दी से शबाना के पास से उठते खिड़की की तरफ गई। वो कैसे बताती कि इसने 1 हफ्ता पहले क्या सुना था कि वो फैसल शाह की मंग है? क्या बताती वो कि वो खुश नहीं है? जन्नत बीबी जल्दी से तैयार हो जाएं, बड़ी बीबी जी का हुक्म आया है। कहर टूट गया है, सब मीरपुर जाने की तैयारी पकड़ चुके हैं। अभी शबाना कुछ बोलती कि मुलाजमा हामते बोली तो जन्नत और शबाना घबराई थी। हुआ क्या है? शबाना ने तेजी से पूछा था। जन्नत भागी थी। क्या हुआ भाभी? शबाना भी मुलाजमा को छोड़ पीछे ही लगी। जन्नत जल्दी से तैयार होकर जन्नत जल्दी से तैयारी कर लो, हम सबको जल्दी से मीरपुर पहुंचना है। भाभी रोते इतना ही बोली तो जन्नत को समझ ना आया। क्या हुआ भाभी? जन्नत अब के नाज बेगम की तरफ लगी, जो रोते अपने आंसू दुपट्टे से साफ कर रही थी। जन्नत, मुराद क्या हुआ? मुराद को जन्नत की जान जैसे निकलने को हुई। वो अचानक से घबराते चीखी थी। मुराद के सर से आज इसके बाप का साया भी चला गया। हमारा मुराद अकेला रह गया। नाज बेगम रोते बोली तो शबाना और जन्नत शौक हुई। वो बताते आगे गई तो शबाना, जन्नत ने एक दूसरे की तरफ देखा था। मेरे ख्याल में जन्नत तुझे मुराद भाई से बात करनी चाहिए। शबाना इसको खामोशी से गाजर काटते देख कहा तो वो सरसी सा इसका चेहरा देख नजर झुका गई। जन्नत, अब के शबाना ने पुकारते उसके सामने से ट्रे को उठाया था। सारी बातें छोड़, मुझे तू ये बता कि तू ऐसे मुंह लटकाए क्यों रहती है? अब ये ना कहना है कि तुझे ताया जान के जाने का गम लगा है। तुझे भी अच्छे से पता है और मुझे भी कि तू इनकी वफा से पहले ही ऐसे उदास थी। वजह बता मुझे, ऐसा क्या हुआ जो तू ऐसे इतना खामोश रहना शुरू हो गई है? शबाना ने तीखे अंदाज को अपनाया। ठीक है, फिर अब तू ही सारी सब्जी काटेगी। जन्नत एकदम से उठी थी और शबाना को अकेला छोड़ वहाँ से गई। 1 महीने से ऊपर हो गया था मुराद के बाप को इस दुनिया से गए हुए। जन्नत लोग अभी भी मीरपुर में ही थे, क्योंकि मुराद को अपने बाप का ऐसा अचानक से छोड़ जाना बहुत बड़ा सदमा लगा गया था। सुल्तान शाह, सफदर शाह सभी मीरपुर में उसके पास थे, क्योंकि इलेक्शन भी सर पर थे। पहले यहाँ पर मुराद का बाप खड़ा था और अब इस सीट खाली थी। सुल्तान शाह चाहते थे कि मुराद किसी तरह ठीक हो जाए, फिर इसको ही यहाँ से खड़ा किया जाए। मुराद ने साफ इनकार कर दिया था। फैसल शाह खड़ा होना चाहता था, मगर सुल्तान शाह ने भी इनकार पेश किया था, क्योंकि इसको यकीन था कि मुराद खुद को संभाल लेगा। जन्नत, अब शाह हवेली में क्या है? कुछ भी तो नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुआ है मुराद जल्दी से ठीक हो जाए और इस दुश्मनी को ख़त्म करते अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अच्छी सी शहजादी पसंद करे और इस हवेली को बसाए। जन्नत की भाभी अपने ख्याल का इज़हार करना शुरू हुई तो लड़की वाली बात पर जन्नत ने नजरें झुकाई, जबकि जल्दी से सोच को झटका। ओहो भाभी, क्या मतलब है आपका? अब वो हवेली क्या हवेली नहीं है? मैं जा रही हूँ, अगर मुझे देर होगी ना तो भाई को बोलना मुझे लेने खुद आए। अब मैं जा रही हूँ। जन्नत अपना सवाल सर्दी सा पूछते अपनी कहते भागी थी। जन्नत, वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मुराद ही होंगे सारे, सिर्फ मर्द ही होंगे सारे। चली गई, अब मैं क्या करूँ? वो अपना सर पकड़ते बैठी थी। अच्छा हुआ जन्नत जो तू यहाँ चली आई। शबाना जन्नत को देख खुश हुई थी। अच्छा किया ना नाज भाभी जो मैं यहाँ आ गई। आपको पता है भाभी तो कह रही थी कि अब शाहू हवेली में कोई भी नहीं जिसके पास मैं जाऊँगी। जन्नत जो मुराद से मिलने का सोच कर आई थी, अब किचन में ही नाज भाभी के पास बैठी। वो ठीक कह रही थी, हम कल वापस जाने वाले थे साहिवाल, मगर मुराद ठीक नहीं है, इसलिए इसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नाज बोलते खुद से ही चुप हुई थी। जन्नत, तू मेरे साथ चल। शबाना इनको उदास होते देख जन्नत को बातों से पकड़े बाहर निकली। तुझे पता है कल मुराद भाई ने शराब
कांपी। इतना ही नहीं, रात को वो दुश्मनों का एक लड़का भी मारा है। यही वजह थी कि कोई भी नहीं गया। हाय मेरे अल्लाह, जन्नत ने सुनते ही डरते कानों को हाथ लगाया। मतलब इसने किसी का खून किया? जन्नत की नीली आंखों में हैरानगी बेयकीनी बढ़ी। आहिस्ता बोल। शबाना इसको ऊंचा बोलते देख चुटकी काट गई तो जन्नत डर से चीखी। इससे पहले कोई और आता वो दोनों ऊपर की तरफ भागी थी। मैंने तो वही बताया जो मैंने सुना। अब मुझे ठीक से नहीं पता कि कितना सच है और कितना झूठ, मगर रात जब वो आए शराब की हालत में गिरते ही जा रहे थे। अकराम इनको सीधे रूम में लेकर चले गए। अल्लाह ही जानता है कि मीरपुर की ये दुश्मनी कब खत्म होगी। मुझे तो खौफ आता है जब भी मीरपुर का नाम सुनती हूँ। शबाना खौफ से बोली। ओ बीबी, इतना भी ना डर, हम भी इंसान ही हैं जो यहाँ रहते हैं। मुझे यकीन है कि एक दिन मीरपुर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जन्नत जो खुद अंदर से डर गई थी, शबाना को ऐसे कहते खामोश करवाने के लिए बहादुर बनी। आज रात तू यहाँ ही रुकने वाली है ना? शबाना ने अगला सवाल किया था। हाँ, तू नाज भाभी से बोल कि वो भाई को आगाह कर दे। जन्नत ने सोच लिया था वो मुराद से बात करेगी। वो क्यों कर रही थी इसको कुछ समझना थी। इतनी रात हो गई है, ये इमरान शाह कब हवेली में आएगा? जन्नत जिसका नींद से बुरा हाल हो गया था, बालकनी में सर्दी के मौसम में गेट पर नजरें जमाए खड़ी थी। शुक्र है अभी वो रूम में जाने के लिए कदम उठाती कि गाड़ी को देख वो खुश हुई और बिना देर किए भागी। जन्नत दबे पाँव चलते अंधेरे में चलते किचन के रास्ते से लॉन में आई थी। वो बात यही करना चाहती थी। दादा बख्श अभी वो लॉन में मुसलसल पीछे देख रही थी कि कहीं नाज भाभी या सुल्तान भाई ना आ जाए कि तभी सामने दादा बख्श को फ़ोन पर बात करते देख इनकी तरफ बढ़ी। जन्नत बीबी आप यहाँ? वो भी रात के इस पहर? दादा बख्श को हैरानगी हुई थी। वो तेज़ी से फिक्र से बोले थे। हाँ, हम आप अकेले यहाँ खड़े क्या कर रही हैं? आपके वो साईं मुराद शाह नजर नहीं आ रहे? जन्नत तीखे अंदाज में गरजी तो दादा बख्श ने इधर उधर नजरें फेरी। जन्नत बीबी, यहाँ आपका इस वक्त होना आपके लिए अच्छा नहीं। आप वापस हवेली की तरफ लौट जाएं। यहाँ मर्दों वाली साइड पर बहुत से मर्द हैं और मुराद साईं अभी इन लोगों के साथ हैं। वैसे भी आपका इनसे इस हाल में मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दादा बख्श जो मुराद को नशे में पड़ा देख आए थे, अब के धीरे से बोलते जन्नत को जाने का कहा। हम कहीं नहीं जा रहे दादा बख्श, आप अपने साईं को यहाँ बुलाएं। हम इनसे बात किए बिना कहीं भी नहीं जाने वाले। वो अनजान इस दुनिया से अपनी जिद से भरे अंदाज में बोलते चेयर पर बैठी तो दादा बख्श को कुछ समझ ना आया। वो क्या करे? छोटी बीबी, वो कहाँ हैं आप? मुराद साईं, कहीं आपका मुराद शाह 24 का चांद तो नहीं बन गया जो चांद पूरा होने पर ही नजर आएगा? जन्नत दादा बख्श को अकेले आते देखते से बोलते खड़ी हुई। दादा बख्श जो बोलने लगे थे खामोश खड़े हुए थे। काका, इससे पहले जन्नत फिर से कुछ बोलती इनको के आवाज़ सुन दादा बख्श से थोड़ा सा साइड से देखते पीछे देखा था। यूं के दादा बख्श जो जन्नत के सामने मौजूद थे, इनके सामने से वो थोड़ा सा नीचे को अपना गर्दन झुकाते मुराद शाह को देख के दादा बख्श अपने मालिक की आवाज़ सुन तेजी से पलटा था और इनकी तरफ लौका था। जन्नत जो झुके खड़ी थी एकदम से सीधी हुई थी। मुराद शाह जन्नत को देख जैसे होश में आया था। जन्नत उसकी आंखों को देख पल में डरी थी। साईं चले, मैं आपको आपके रूम में छोड़ देता हूँ। दादा बख्श को बाजू से पकड़े बोला तो मुराद शाह ने हाथ हटाते इनको जाने का हुक्म दिया। हाय अल्लाह, इसने लगता है आज फिर पी रखी है। जन्नत इसको अपनी तरफ आते देख कांपी। क्या करूँ, भाग जाऊँ इसको? ये कौन सा होश में है? जन्नत जो बर्फ़ की तरह एक ही जगह पर जम चुकी थी, इसको अपनी तरफ आते देख उंगलियों को बढ़ाना शुरू हुई। साथ ही सोचते बड़बड़ाई, भाग जाती हूँ। जन्नत को खौफ आया था अगर इसने कुछ गलत किया तो होश में ही पीछा नहीं छोड़ता है। अभी तो होश से भी बेखबर है। जन्नत अपनी नीली आंखों को मुसलसल झपकाए बोली। इससे पहले वो वापस जाने का रास्ता नापती, वो उसके बिल्कुल सामने आ रुका था। जन्नत ने घबराते इसको आंखें छोटी करते देखा था। मुराद अपनी झील जैसी आंखों को एक टका इस पर गाड़ गया था। आज वो इसको कितनी देर बाद देख रहा था। इसको कोई खबर ना थी। जाओ यहाँ से। मुराद उसका खूबसूरत चेहरा देख बहकना नहीं चाहता था। नजरों को उसके चेहरे से दूसरी तरफ फेर गया। जन्नत हैरान हुई थी। वो दो रोक बोलता आगे बढ़ा था। जन्नत को कुछ भी समझ ना आया था। रात का नशा पल में उतरा था। वो आराम से चेयर पर बैठा था और सिगरेट निकाल लबों में दबा गया। रान की नीली आंखें एक एक सीन को नोट कर रही थी। जन्नत मानना पड़ेगा, नशे में भी होश कायम है। जन्नत को एक खुशी महसूस हुई थी। वो धीरे से छोटे कदम उठाते उसके बिल्कुल सामने वाली चेयर पर विराजमान हुई। मुराद जो सिगरेट नोश फरमा कर रहा था, एक नज़र इसको देखा था। वो मुझे आप सब से बात करनी है। जन्नत जो देख चुकी थी कि वो बोलने लगा है, तेज़ी से पहले ही बोली। वो खामोश हुआ था और नज़रें फेरी थी। ये मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है? जन्नत को उसका ऐसे नज़रें फेरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जन्नत एकदम से उठ खड़ी हुई थी। मुझे कहना था, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। ताया अब्बू चले गए, तुम अकेले रह गए। इनकी जगह कोई नहीं लेने वाला, मगर तुम ऐसे खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो? जन्नत जाने का सोच चुकी थी, फिर सोचते तेज़ी से बोलना शुरू हुई थी। मुराद शाह ने गौर से इसको देखा था। सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता कि तुम्हारा गम कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन तुम ज़िंदगी में वापस लौट आओ। देखना तुम्हारा कल कितना खूबसूरत बन जाएगा। इतना ही कहना था या कुछ और भी? वो सिगरेट फेंक उसके मुकाबले खड़ा हुआ था। जन्नत डरते 2 कदम दूर हुई थी, जबकि बदबू की वजह से नाक टेढ़ी थी। जाओ और फिर यहाँ कभी रात को इस पहर मुझे नजर ना आना। मुराद इसको खामोश देख धीरे से गोया तो जन्नत की नीली आंखें फैली। क्या मतलब है? मुराद जो बात खत्म करते जाने लगा था, उसके अचानक से सामने आने पर माथे पर बल पड़े। मतलब यह है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जानता हूँ मुझे कैसे जीना है। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना अच्छा और गलत सोच सकता हूँ। मुराद खा जाने वाले लहजे में भड़का तो जन्नत साख्त हुई। अच्छा, तो तुम्हारे लिए हमारी कोई अहमियत नहीं है? मुराद जो मुड़ा था उसके अल्फाज सुन झगड़ा था। तुम्हारी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार रात को सो ना सकी। मैं नहीं जानती क्यों।
जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारे बारे में ही सुन रही हूँ। आज तो शबाना ने बताया कि तुमने किसी को कत्ल किया। मुझे उसकी बात सुन यकीन नहीं आया। जानते हो क्यों? जन्नत एकदम से स्पार्ट बोलना शुरू हुई थी। अब के बोलते फिर से उसके आगे आई थी। मुराद शाह ने गौर से इस लड़की को देखा था, क्योंकि मुझे लगा ऐसे ही सब बोल रहे हैं। तुम तो बहुत बहादुर इंसान हो, किसी से नहीं डरते, तो तुम किसी को ऐसे कत्ल नहीं करोगे। मगर लगता है मैं गलत थी। जानती हूँ अभी तुमने पी रखी है, फिर भी यहाँ खड़ी हूँ। क्या लगता है यहाँ क्यों हूँ? जन्नत की आंखें नम हुई थी। मैं पागल थी जो यहाँ तुमसे बात करने के लिए बिना सोचे समझे मुंह उठाकर चली आई। बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारी परेशानियाँ। जन्नत जो आगे बोलना चाहती थी, इसको ऐसे खुद को देखते देख नर्वस हुई थी। इससे पहले वो जाती मुराद के हाथों में उसका हाथ कैद हुआ था। वो झट से इसको खुद के करीब कर गया। तुम मेरे लिए परेशान थी, वो खोया सा बोला तो जन्नत अचानक से उसके ऐसे बोलने से घबराई, जबकि नजरें लोन के चारों तरफ दौड़ाई। बोलो। वो इसको हाथ से हिला गया तो तेज़ी से वो सर हाँ में हिला गई। मुराद के चेहरे पर खुशी की लहर आई थी। जन्नत ने उसके डिम्पल देखे थे। जन्नत, जानती हो मैं लंदन में था जब माँ मुझे छोड़ गई। सबने कहा था उनके साथ हादसा पेश आया, मगर किसी ने न बताया कि खानदानी दुश्मनी में वो मारी गई। अभी भी ऐसा ही हुआ है। बाबा को कत्ल किया गया है। मुराद दर्द से भरा गोया तो जन्नत को कुछ समझ ना आया था। वो शॉक्ड हुई थी। मुझे यकीन है बाबा को मारने वाले भी शराजी विला ही हैं। तो क्या अब तुम सबको बदले में मारोगे? जन्नत डरते कांपती आवाज़ में बोली। मुराद ने एक नज़र उसका खौफ से भरा चेहरा देखा था। नहीं, अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो गई मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बताओ जन्नत, ऐसे ही मेरे साथ रहोगी ना हमेशा? मुराद जो जन्नत से सुनना चाहता था पूछा था। जन्नत की नज़रें झुकी थी। वादा करो मुझसे कि तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगी, मुझे कभी भी बिखरने नहीं दोगी। मुराद उसका हाथ दिल पर रखे उसको मुश्किल में डाल गया। जन्नत उसके दिल की धड़कनों को सुन खुद धड़कना शुरू हुई थी। यहाँ मेरी आंखों में देखो। मुराद ने उसका झुका चेहरा उठाया था। जन्नत की आंखों में नमी बढ़ी थी। वो चाहता हूँ तुम्हें। ज़िंदगी में मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। बताओ जन्नत। मुराद को उसका खामोश रहना परेशानी में डाल रहा था। वादा करती हूँ ऐसे ही रहूँगी। जन्नत उसकी आंखों में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत देख चुकी थी। मुराद का दिल खुशी से महका था। दादा बख्श। जन्नत जो भागते थक चुकी थी, सामने दादा बख्श को देख आवाज़ लगा गई। जन्नत बीबी। दादा बख्श आवाज़ पड़ने पर इस तरह मतवजा हुआ, जबकि धीरे से भागते इनके करीब आया था। क्या हुआ जन्नत बीबी, आप यहाँ ऐसे? वो फिक्रमंदी से बोला तो जन्नत तेज तेज सांस लेते इनको सब्र करने का बोल गई। मुझे मुराद से मिलना है, चाहे इनको बताएं। जन्नत लबों पर जुबान फेरते बोली तो दादा बख्श ने गौर से देखा। माफ़ी जन्नत बीबी, मगर मुराद साईं तो आपसे अभी नहीं मिल सकते। आपको पता होगा कि इलेक्शन का कितना दबाव इन पर पड़ा हुआ है। वो इस वक्त सबके साथ मसरूफ़ हैं। जन्नत सोच में पड़ी थी। जिसने जन्नत ने मुराद शाह से रात को बात की, उसकी अगली ही सुबह मुराद शाह अपनी फार्म में वापस आया। वो सुल्तान शाह को बता गया कि वो इलेक्शन में खड़ा होगा। जन्नत बहुत खुश हुई थी कि मुराद ने उसकी बात मान ली। जन्नत शाहू हवेली में ही नाज बेगम के पास मुराद शाह के करीब रहना शुरू हुई। ऐसे ही करते 1 महीने से ऊपर हो गया। जन्नत काफ़ी हद तक मुराद के करीब होने लगी, जैसे उसके खाने पीने का ख्याल रखना। जब भी मुराद ने जन्नत को मिलने का पैगाम भेजता वो फ़ौरन से भागते इससे मिलने जाती। जन्नत को पता ही नहीं चला था कि मुराद इसके दिल में बस चुका है। लेकिन जन्नत मुराद को ये बताना चाहती थी कि उसकी शादी फैसले शाह से होने वाली है। जन्नत को डर था कि जब मुराद को पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। जन्नत इससे पहले मुराद से बात करती इसको वापस अपनी हवेली जाना पड़ता है, क्योंकि नाज बेगम मीरपुर से साहिवाल चली गई थी, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। इसलिए वो ज़्यादा यहाँ हवेली की जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकती थी। इसलिए जन्नत को यहाँ से जाना पड़ा। 1 महीना हो गया था कि जन्नत मुराद से ना मिली थी, क्योंकि मुराद अपने काम में बिजी था और जन्नत अब किसी भी बहाने शाहू हवेली नहीं आ सकती थी। मगर जैसे ही जन्नत की भाभी ने कहा अपनी तैयारी कर लो, तुम साहिवाल जा रही हो, तो जन्नत को कुछ समझ ना आया था। ये पहली बार था कि जन्नत को साहिवाल जाने का कहा गया तो वो उदास हो गई। वो आज किसी भी तरह बहाने से शाहू हवेली आई थी कि इसको वहाँ अपने पुरानी सहेली से मिलना है। जन्नत को आधा घंटा हो गया था शाहू हवेली में आए हुए। अपने से बसने वाली हवेली खामोश सी इसको काटने को दौड़ी, तो वो जो खिड़की पर ही खड़ी हुई थी दादा बख्श को देख भागते आई थी। दादा बख्श, तुम्हारा साईं कुछ ज़्यादा ही काम में बिजी नहीं हो गया? जन्नत को गुस्सा आया था। वो काटदार लहजे में बोली, ठीक है, अपने मालिक को बता देना। जन्नत वापस साहिवाल चली गई है। जन्नत दादा बख्श को बोलने के लिए लब खोलते देख तेज़ी से बोली और वापस मुड़ी। ऐसे ही जन्नत मुराद से मिले बिना साहिवाल आ गई तो दूसरी तरफ मुराद अपने काम में मसरूफ़ हुआ। वो पूरी तरह सियासत और मीरपुर के लोगों के मसलों में पड़ा, साथ ही अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का जुनून सवार हुआ। इसी दौरान मुराद ने वकाश राजी का दूसरा भाई मारा। पहला वकाश राजी मारा तो अब की बार वहाज शराजी को कत्ल किया। मुराद ने तय कर लिया था वो इनका नामो निशान ही मिटा देगा। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है और इलेक्शन सर पर आ खड़े हुए थे। एक तरफ मुराद शाह खड़ा था तो दूसरी तरफ वकाश राजी खुद मौजूद था।